नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, रायन हॉलिडे की ईगो इज द एनिमी। हिंदी में कहें तो अहंकार ही दुश्मन है। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है, जिसमें इसके जो मुख्य विचार हैं वो दिए गए हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ है जिसे हम अहंकार कहते हैं, मतलब खुद को कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी समझना, ये कैसे हमारी तरक्की, हमारी सफलता, यहाँ तक कि हमारी खुशी के भी आड़े आ सकता है। देखेंगे कि लेखक क्या कहते हैं इस बारे में और इससे बचने के तरीके क्या सुझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो खुद को बहुत अहम समझने वाली बात है, ये असल में एक रुकावट कैसे बन सकती है? हाँ बिल्कुल, ये किताब बहुत ही खूबसूरती से दर्शन, इतिहास और असल जिंदगी की कहानियों को मिलाकर दिखाती है कि कैसे अहंकार, मतलब अपनी अहमियत का एक गलत अंदाज़ा, जिंदगी के हर फेज में हम पर असर डालता है। चाहे हम अभी शुरुआत कर रहे हों, मतलब इंस्पायर कर रहे हों, या फिर सफल हो चुके हो, या फिर मान लीजिए किसी नाकामी, किसी फेलियर का सामना कर रहे हों। और अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि इसे संभाला कैसे जाए। लेखक ने इसे एक तरह से 3 हिस्सों में बांटा है: आकांक्षा, सफलता और असफलता। अच्छा, ये तो बढ़िया तरीका है समझने का, जीवन के अलग अलग पड़ावों से जोड़कर। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, आकांक्षा यानी एस्पायर। जब कोई कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहा है, इस स्टेज पर अहंकार कैसे दुश्मन बन जाता है? मुझे तो लगता था कि थोड़ा आत्मविश्वास, थोड़ी महत्वाकांक्षा तो जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, आत्मविश्वास और अहंकार में एक बारीक सी लाइन है। आकांक्षा के दौर में अहंकार अक्सर इस शक्ल में आता है कि हम काबिल बनने से पहले ही पहचान और तारीफ के पीछे भागने लगते हैं। हमारा ध्यान असल काम पर, मतलब मेहनत करने, सीखने पर कम होता है, और बाहरी दिखावे पर, लोगों की नज़रों में अच्छा बनने पर ज़्यादा। चाहते हैं कि लोग हमें हमारे एफर्ट से ज़्यादा बड़ा समझें। और जो फंसाने वाली बात है, हाँ, वो ये है कि हम असल स्किल डेवलप करने के बजाय बाहरी वैलिडेशन के पीछे दौड़ते हैं। इससे होता क्या है कि जो ज़रूरी मेहनत है, जो सब्र चाहिए, उससे जी चुराने लगते हैं। नतीजा, जो रियल प्रोग्रेस होनी चाहिए वो धीमी पड़ जाती है, क्योंकि सारी एनर्जी तो इमेज बनाने में जा रही है, स्किल बनाने में नहीं। हाँ, ये तो बहुत देखा जाता है, खासकर आज के ज़माने में, जहाँ सोशल मीडिया वगैरह पर बाहरी छवि का इतना जोर है। लोग अक्सर दिखने और होने का फर्क भूल जाते हैं। तो फिर अगर कोई इस शुरुआती दौर में है, तो लेखक क्या सलाह देते हैं? इस अहंकार के जाल से बचने के लिए क्या किया जाए? कैसे फोकस सही जगह रखा जाए? लेखक जोर देते हैं स्टूडेंट मेंटालिटी पर, मतलब हमेशा सीखने वाले छात्र की मानसिकता। इसका मतलब है ये मानना कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, चाहे मैं कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हूं। हमेशा सवाल पूछने को तैयार रहना, गलतियों को सीखने का मौका समझना, दूसरों के अनुभव से सीखना, और सबसे जरूरी बात, अपने ईगो को, अपने अहंकार को अपने बड़े लक्ष्य के नीचे रखना, उसे ज्यादा अहमियत नहीं देना। जब फोकस काम पर और सीखने पर होता है ना, तो फिर बाहरी तारीफ या आलोचना उतनी मायने नहीं रखती। और अगर इसे बड़ी पिक्चर में देखें, तो ये रवैया लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव रखता है, न कि बस थोड़ी देर की चमक दमक की। ये स्टोइक फिलॉसफी से भी मिलता है, जहां कहते हैं कि उन चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, जैसे तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सीखने की इच्छा, न कि बाहरी नतीजों पर। ये स्टूडेंट मेंटालिटी वाली बात बहुत काम की है। किताब में कुछ उदाहरण भी दिए हैं शायद, क्योंकि असल कहानियों से बात ज्यादा साफ समझ आती है। उसने शुरुआत तो बड़े टैलेंट और महत्वाकांक्षा से की थी। एविएशन, फिल्में, बहुत कुछ। लेकिन जैसे जैसे शुरुआती सफलता मिली, उनका अहंकार बढ़ता गया, बहुत ज्यादा। वो सलाह सुनना बंद कर दिए, अपनी गलतियों को मानना बंद कर दिया, और धीरे धीरे वो सच्चाई से कटते गए। नतीजा, उनका इतना बड़ा एम्पायर उनके अहंकार के बोझ तले ही ढह गया, और अंत बहुत दुखद हुआ। दूसरी तरफ वो बेंजामिन फ्रैंकलिन का उदाहरण देते हैं। फ्रैंकलिन पूरी जिंदगी खुद को एक छात्र ही मानते रहे, अपनी गलतियां मानते थे, सलाह लेते थे। उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, जुंटो नाम का। उसमें सब एक दूसरे के विचारों की आलोचना करते थे, ताकि सब बेहतर बने। इतनी सफलता और सम्मान पाने के बाद भी उन्होंने वो विनम्रता और सीखने की इच्छा नहीं छोड़ी।
तो ये दोनों कहानियां एकदम साफ दिखाती हैं कि कैसे अहंकार हमें रास्ते से भटका सकता है और विनम्रता हमें सही रास्ते पर रखती है। ह्यूज। और फ्रैंकलिन का ये फर्क तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। टैलेंट होना ही काफी नहीं है, उसे संभालना भी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर। मान लीजिए आकांक्षा का दौर पार हुआ, मेहनत रंग लाई और सफलता मिल गई, लक्ष्य पूरे हो गए, नाम हो गया। अब यहाँ अहंकार कैसे नुकसान कर सकता है? अब तो इंसान साबित हो चुका है, अब क्या डर? यहीं पर बात शायद और पेचीदा हो जाती है ना। बिल्कुल, यही तो विडंबना है। सफलता अक्सर अहंकार के लिए सबसे अच्छी खाद बन जाती है, ठीक उसी वक्त जब हमें लगता है कि अब सब ठीक है। सफलता के शिखर पर अहंकार का रूप बदल जाता है। अब वो आता है आत्मसंतोष बनकर, मतलब कॉम्प्लेसेंसी। इंसान को लगने लगता है कि बस मैंने सब पा लिया, अब और सीखने की, मेहनत करने की क्या जरूरत है। तारीफों के शोर में वो जरूरी फीडबैक, वो आलोचना सुनने की क्षमता खो सकता है। उसे लगता है कि ये जो भी मिला है ये सिर्फ मेरी वजह से मिला है। किस्मत, हालात, दूसरों का साथ, इन सब का कोई रोल नहीं। वो अपनी ही इमेज, अपनी ही प्रेस रिलीज पर यकीन करने लगता है। नतीजा, वो उन लोगों से कट जाता है जो उसे सच्चाई दिखा सकते हैं। वो सीखना बंद कर देता है और फिर वो बदलते वक्त को, नए खतरों को देख नहीं पाता है और यहीं से अक्सर गिरावट शुरू हो जाती है। खासकर अगर कोई लीडरशिप रोल में है, जहां उसके फैसलों का असर बहुत लोगों पर पड़ता है, तो फिर इस सफलता के दौर में अहंकार से कैसे बचा जाए? क्या सफलता को एंजॉय करना बंद कर दें? इसका बैलेंस कैसे बने? नहीं, सफलता को एंजॉय करना तो जरूरी है, उसे महसूस करना चाहिए, लेकिन उसे सिर पर नहीं चढ़ने देना है। लेखक यहाँ 3 चीजों पर जोर देते हैं: अनुशासन, यथार्थवाद और कृतज्ञता, मतलब डिसिप्लिन, रियलिज्म एंड ग्रैटिट्यूड। अनुशासन मतलब वो अच्छी आदतें, वो मेहनत, वो सिद्धांत जिन्होंने आपको सफल बनाया, उन्हें बनाए रखना, चाहे आप कितने भी कामयाब हो जाएं। यथार्थवाद मतलब अपनी लिमिट्स को समझना, ये याद रखना कि सफलता हमेशा नहीं रहती और किस्मत का भी हाथ होता है, ये हमें जमीन पर रखता है। और कृतज्ञता यानी शुक्रगुजार होना, उन सभी लोगों का, हालात का, मौकों का जिन्होंने आपकी मदद की। यह हमें विनम्र बनाता है। तो मेन बात यह है, अपनी इमेज या प्रसिद्धि पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर, अपनी कला पर, अपने असली मकसद पर फोकस रखना। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो सफल होने के बाद भी विनम्र रहे, सीखते रहे और ज्यादा लंबे समय तक टिके रहे। अनुशासन, यथार्थवाद और कृतज्ञता सुनने में आसान लगते हैं, पर शायद अमल में लाना मुश्किल होता होगा, खासकर जब सब आपकी तारीफ कर रहे हों। अच्छा, अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव पर, असफलता यानी फेलियर। जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, जब हम गिरते हैं, तब अहंकार कैसे हमारे रास्ते में आता है? ये वो वक्त होता है जब इंसान वैसे ही थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा होता है। बिल्कुल। और यहीं पर अहंकार शायद अपना सबसे बुरा रूप दिखाता है। असफलता के समय अहंकार हमें उस तजुर्बे से सीखने नहीं देता और ना ही उससे उभरने देता है ठीक से। होता यह है कि अहंकार उस असफलता को, जो कि बस एक नतीजा है, एक घटना है, उसे हमारी पहचान पर हमला बना देता है, एक पर्सनल बेइज्जती जैसा। हमें ये नहीं लगता कि मेरा ये तरीका फेल हो गया या मेरी कोशिश नाकाम रही। हमें लगता है मैं फेल हो गया, मैं ही नाकाम हूं। और ये सोच हमें 2 गलत रास्तों पर ले जाती है। या तो हम खुद पर तरस खाने लगते हैं, दुनिया को कोसते हैं, किस्मत को दोष देते हैं, या फिर हम जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, बहाने बनाते हैं। दोनों ही हालतों में हम वो सबक नहीं सीख पाते जो असफलता सिखा सकती थी। अहंकार हमें लीन शोकर ये देखने ही नहीं देता कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम असफलता को देखते कैसे हैं। क्या ये कहानी का अंत है या रास्ते का बस एक मोड़? ये मैं असफल हूं वाली सोच तो बहुत ही खतरनाक हो सकती है। ये तो इंसान को आगे कोशिश करने से भी रोक सकती है। तो फिर इससे निपटने का तरीका क्या है? कैसे कोई असफलता के दर्द से उभरे, खासकर जब अहंकार उसे और ज्यादा चोट पहुंचा रहा हो? यहाँ लेखक फिर से कुछ जरूरी बातों पर जोर देते हैं। लचीलापन यानी रेजिलियंस, निष्पक्षता यानी ऑब्जेक्टिविटी, और बिना खुद पर तरस खाए जिम्मेदारी लेना। लचीलापन मतलब गिरने के बाद फिर उठ खड़े होने की ताकत। निष्पक्षता मतलब जो हुआ उसे बिना ज्यादा भावुक हुए देखना, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, मेरी क्या गलती थी, क्या बाहर के फैक्टर्स थे। मतलब उसे एक केस स्टडी की तरह देखना, पर्सनल ट्रेजेडी की तरह नहीं।
और जिम्मेदारी लेना, लेकिन खुद को कोसने के लिए नहीं, बल्कि ये समझने के लिए कि अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। लेखक की एक बहुत पावरफुल सलाह है, अपनी पहचान को अपने नतीजों से अलग करना सीखो। मेरा ये प्रयास असफल रहा सोचना, मैं असफल हूं सोचने से कहीं ज़्यादा हेल्दी है। ये हमें इमोशनली टूटने से बचाता है और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। स्टोइक फिलॉसफी भी यही कहती है, बाहरी घटनाओं पर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर उन पर हमारी प्रतिक्रिया हमारे कंट्रोल में है। असफलता एक बाहरी घटना है, अहंकार उसे एक परमानेंट बोझ बना देता है। विनम्रता और सीखने की इच्छा हमें उससे निकलने में मदद करती है। तो अगर हम इन तीनों पड़ावों को देखें आकांक्षा, सफलता और असफलता, तो ऐसा लग रहा है कि अहंकार हर मोड़ पर एक छुपा हुआ दुश्मन है। वो अलग अलग रूप धरकर आता है, लेकिन उसका मकसद एक ही है, हमें हमारे बेहतर रूप तक पहुंचने से रोकना। क्या इससे पूरी तरह बचा जा सकता है? शायद पूरी तरह बचना मुश्किल हो, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव का हिस्सा है, लेकिन इसे पहचानना, समझना और लगातार इसे काबू में रखने की कोशिश करना, यही चाबी है। ये जिंदगी भर चलने वाला काम है। अगर हम किताब के जो मुख्य सबक हैं उन्हें देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली और सबसे अहम, अहंकार हर स्टेज पर दुश्मन है। ये सिर्फ घमंडियों की प्रॉब्लम नहीं है, हम सब में कहीं ना कहीं हो सकता है। दूसरी बात, असली कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, अनुशासन से, मेहनत से, तैयारी से, विनम्रता से। वो शांत होता है। अहंकार बाहरी तारीफ पर जीता है, इसलिए शोर मचाता है। तीसरा, हमेशा स्टूडेंट बने रहना जरूरी है। जिस पल हमें लगता है हम सब जान गए, वहीं से गिरावट शुरू हो सकती है। सीखते रहना होगा। चौथा, सिर्फ जुनून के पीछे भागने से अच्छा है एक साफ मकसद होना। जुनून अंधा कर सकता है, पर एक बड़ा मकसद हमें मुश्किलों में भी रास्ता दिखाता है। और पांचवा, बाहरी चीजें, सफलता, पद, पैसा, ये सब आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारा चरित्र, हमारी ईमानदारी, विनम्रता, सिद्धांत, ये स्थायी होते हैं। हमें इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सभी सबक बहुत गहरे हैं और रोज की जिंदगी में भी काम आते हैं, सिर्फ बड़े लक्ष्यों के लिए नहीं, रिश्तों में, काम पर, हर जगह। तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर एक फाइनल मैसेज निकालना हो इस किताब से, तो वो क्या होगा? क्या है जो श्रोताओं को खास तौर पर याद रखना चाहिए? फाइनल मैसेज शायद यही है कि सच्ची टिकाऊ सफलता और मन की शांति खुद को बहुत जरूरी समझने से नहीं मिलती। ये मिलती है आत्म जागरूकता से, मतलब खुद को ईमानदारी से जानने से, विनम्रता से, मतलब ये जानने से कि हम सब कुछ नहीं जानते, और लगातार बेहतर होने की कोशिश से। हम जितना कम अपने अहंकार को अपने फैसलों और अपने कामों पर हावी होने देंगे, उतना ही हम फ्री होंगे असली काबिलियत पाने के लिए और एक ज्यादा शांत, संतुष्ट जिंदगी जीने के लिए। अहंकार एक तरह से एक मानसिक जेल है जो हमें हमारी ही बनाई इमेज में कैद कर लेती है। उस कैद से बाहर निकलकर ही हम अपनी असल क्षमता को जान सकते हैं और उसे पा सकते हैं। वाकई बहुत खूब कहा। अहंकार के इस अदृश्य कैद से आज़ादी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अपने अहंकार पर लगातार नजर रखना और उसे विनम्रता और जागरूकता से बैलेंस करना, ये न सिर्फ हमें सफल बनाता है, बल्कि शायद एक बेहतर इंसान भी। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता हूं। इस चर्चा के बाद क्या आप अपनी जिंदगी का कोई ऐसा एरिया सोच सकते हैं, कोई रिश्ता, काम का तरीका या कोई आदत, जहां आपको लगता है कि शायद अहंकार चुपके से असर डाल रहा है? और अगर हाँ, तो उसे थोड़ा कम करने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या हो सकता है जो आप उठा सकते हैं? क्योंकि ज्ञान सबसे ज्यादा कीमती तभी होता है जब उसे समझा जाए और जिंदगी में उतारा जाए। बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। उम्मीद है इस गहरी बातचीत से सभी को कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला होगा। धन्यवाद और सीखना जारी रखें।